नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान के 100 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, यानी कि 1 से 100 तक लाए हैं। इनमें से हम आपको बताएंगे कि बाद में क्या इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स किन किन एग्जामों में आ सकते हैं देख लीजिए। यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आप देते हैं या देने जाएंगे या भविष्य में जो भी वैकेंसी आएगी, जिसका भी फॉर्म भरेंगे, उन सभी एग्जामों में ये इससे कभी ना कभी प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये फिक्स है। और मौलिक अधिकार तो इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नीति निर्देशक तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सबको कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप सबको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। और नोट्स की चिंता ना कीजिएगा, नोट्स से बहुत बढ़िया बना के लाए हैं। देख लीजिए, यहाँ पे सभी एग्जामों के नाम लिखे हैं, पीसीएस के लिए भी, सिविल सर्विसेज के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो भी आप देख ले सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा हो तो चलिए हम अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है, और पहले आर्टिकल मतलब कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो बांटे गए हैं, ठीक है। तो 1 से 4 तक क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 1 से 4 में क्या कहा गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, ठीक है। तो चलिए हम पहले आर्टिकल को पढ़ते हैं। पहले में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ठीक है। भारत राज्यों का एक संघ है जिसे इंडिया डेट इज भारत कहा गया है। इंडिया डेट इज भारत कहा गया है। ये लाइन पूछता है कि कौन से आर्टिकल में कहा गया है या किस भाग में कहा गया है कि इंडिया डेट इज भारत है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया डेट इज भारत किस आर्टिकल में है, फर्स्ट में है, और किस भाग में है, तो पहले भाग में है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब दूसरा है, दूसरा अनुच्छेद यहाँ पे है, अनुच्छेद 2, नए राज्यों को संघ में शामिल करने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है। जैसे कि नया राज्य क्या है, असम को जो कि दूसरा था, तो उसको शामिल किया गया है, या अन्य राज्यों को बनाया भी जा सकता है, ठीक है। संसद नए राज्यों को भारत में सम्मिलित कर सकती है, ठीक है। तीसरे आर्टिकल में है अनुच्छेद 3, राज्यों के पुनर्गठन, सीमाओं के परिवर्तन का अधिकार है। संसद क्या कर सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है, ठीक है। किसी भी दो राज्यों के दो सीमाओं को काटकर, दो क्षेत्रों को, जैसे कि दो राज्य हैं यूपी और बिहार है, तो इन दोनों राज्यों में से कुछ हिस्सा काटकर एक नया राज्य बना सकती है, या कोई क्षेत्र को काटकर अलग ही राज्य बना देगी और उसका अलग नाम रख देगी, या यूपी के जगह कोई और नाम रख देगी, और जैसे कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का नाम बदल देगी। संसद इन सभी कामों को कर सकती है, किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 4 में क्या क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित कानूनों के परिणाम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आदि इसी से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जो भी अनुच्छेद 2 और 3 में बातें हैं वो अनुच्छेद 4 से संबंधित हैं। चलिए अब हम दूसरा भाग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पहला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता है। तो कहाँ से कहाँ तक है, ये भी जरूरी है कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो 5 से 11 तक जो है, ठीक है। कुल 6 है इसमें अनुच्छेद, भाग 2 में, याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 5 में क्या है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ठीक है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता से क्या संबंधित है, जो व्यक्ति भारत में जन्मे या बसे हैं वे नागरिक है। जब संविधान हमारा लागू हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। कब बना था, 26 नवंबर 1950 को बना था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को सभी ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कीजिएगा, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो उस समय जो भी भारत के नागरिक थे, जो भी भारत में वास करते थे, वो नागरिक हैं, ठीक है। यही है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 6 की बात है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जो भी विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, और या पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से जो लोग हिंदू भारत आए हैं, वो क्या है, तो इंडिया के सिटीजनशिप है, यानी कि नागरिकता है, नागरिक हैं वो, ठीक है। उनको नागरिक ही कहा जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 7 में है कि जो लोग इंडिया से
मतलब कि भारत से विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे, वो क्या कहला जाएंगे? नागरिक नहीं कहला जाएंगे, कहाँ की? भारत की नागरिक नहीं कहला जाएंगे। ठीक है, भले पाकिस्तान दे या ना दे, वो पता नहीं दिया हुआ है कि नहीं, फिर भी हमारे कुछ हिंदू भाई वहां पर भी हैं, तो वो बहुत दयनीय अवस्था में है। हम हमारी तरफ से उनकी लिए सहानुभूति है। अब अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। ठीक है, जो भी लोग भारत के हैं और जो नागरिक पैसे के अभाव में या फिर रोजगार के अभाव में भारत में नहीं मिल पाते हैं, तो अच्छे रोजगार की तलाश में जो लोग बाहर चले जाते हैं, विदेशों में काम करते हैं, वो भी क्या है? तो भारत के वासी हैं। ये किस में है? तो अनुच्छेद 8 में है। ठीक है, 9 में क्या है? तो दोहरी नागरिकता निषिद्ध है। क्या है? तो दोहरी नागरिकता निषिद्ध है, यानी कि अगर आप भारत में हैं और विदेश में रहते हैं, तो विदेश का अगर नागरिकता ले लेते हैं, तो वहां पे नागरिकता क्या हो जाएगी? वहां की हो जाएगी, यहाँ की कट जाएगी। यानी कि दो नागरिकता दो दो जगह नहीं चल सकती। यानी कि यहाँ पर रहो तो ठीक है, नहीं तो वहां पर रह रहे हो और वहां की नागरिकता ले लियो तो यहाँ की कट जाएगी। ठीक है, यही है। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। ठीक है, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना भाई समझ के। नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, जो नागरिक हैं उनके अधिकार जारी रहेंगे। ये किसमें है? अनुच्छेद 10 में। जो भी नागरिक है उनके अधिकार मतलब कि कटेंगे नहीं, जारी ही रहेंगे। ठीक है, जो भी नागरिक हैं भारत के, उनको भारत सरकार द्वारा जो भी या राज्य सरकार द्वारा जो भी नीति या नियम, जो भी पैसे लाए जाते हैं, किसान योजना जो भी है, उनको वो दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, ये सभी गैसें फ्री में दी जाती हैं, या कुछ ऐसे हैं सब्सिडी वगैरह जो उनको दी जाती है। लेकिन अगर वहीं विदेश का नागरिक है और वो यहाँ का नागरिक नहीं है, तो उनको उज्ज्वला योजना तो मिल तो जाती होगी, परंतु उनको सब्सिडी नहीं मिलती होगी, जो आपके खाते में क्या है, कुछ दिनों के बाद आ जाती है, गैस भरवाने के बाद। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। संसद को क्या है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार उसके पास है। कि संसद क्या कर सकती है? कानून नागरिकता के अधिकार में कुछ परिवर्तन कर सकती है, उसके पास यह अधिकार है। यह अधिकार उसे कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 11 अनुच्छेद देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे जीवन के लिए भी और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी हो जाता है। वो क्या है? मौलिक अधिकार। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे भी याद रखना है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। तो मूल तो 14 से शुरू होता है, लेकिन 12 में कुछ हैं जो आपको जाननी आवश्यक है। तो 12 अनुच्छेद 12 में क्या है? तो राज्य की परिभाषा है। राज्य क्या है, क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें उसके उसमें अनुच्छेद 12 में बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें सरकार, संसद, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय शामिल है। तो राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? तो इसमें सरकार भी है, सरकार की भी परिभाषा है, संसद की भी परिभाषा है, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय की भी परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में सभी जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो देश के संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनकी परिभाषा है कि वो क्या है, किस तरह से संचालन करेंगी। ठीक है, अनुच्छेद 13 में है। चलिए अब अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य है। यह अनुच्छेद 13 अधिकार देता है कि कोई भी संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को निरस्त करती हैं या उसके विरुद्ध कार्य करती हैं। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नहीं मानता है और उस पर्चे को फाड़ देता है जिसमें वो कानून पास हुआ था कि मौलिक अधिकारों से के विपरीत कोई कानून बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उस कागज को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? फाड़ देता है। अब हम चलते हैं, इसमें भी है ठीक है, यहाँ पर भी मौलिक अधिकारों को मूलतः 6 भागों में भी बांटा गया है। मौलिक अधिकारों को भी 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें सभी अब तक 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकारों को भी 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम बताएंगे। 12 और 13 कंप्लीट कर लिया। ये
मूलतः ये इसी भाग में आता है। और ठीक है, इसके लिए कोई निश्चित भाग नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से शुरू होता है पहला भाग, मौलिक अधिकारों का पहला भाग है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो तीसरे भाग में है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी पूछता है मौलिक अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे एक एक करके हम आपको सब कुछ सभी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 14 को बताते हैं। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 100 अनुच्छेद बताने हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में चलूँगा, इसलिए गुस्सा ना होइएगा। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। 15 में क्या है, भेदभाव का निषेध है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 में है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, धर्म आदि जो भी है उसको किसी भी सरकारी निजी स्थानों में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको जॉब दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, इसका अंत से संबंधित कानून है इसमें, ठीक है। अब अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत है, जैसे राजा, सर, महामहिम जैसे उपाधियों का अंत है, और उपाधि पाने का भी इसी में अधिकार है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल जो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण, जैसे सेना के हो गए, या कोई भी व्यक्ति अगर कहीं विदेश में कुछ भी हासिल करता है तो वो बिना राष्ट्रपति से पूछे, इसी अनुच्छेद के तहत बिना राष्ट्रपति से पूछे वो क्या कर सकता है, अवार्ड नहीं ले सकता है जो भी जीता है। जैसे कि ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल जीता है तो उसको लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति होनी आवश्यक है, और वैसे भी क्या है, वो तो जो भी खेल पास होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले जाती है, इसलिए उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब हम बताते हैं मौलिक अधिकारों का दूसरा भाग, ठीक है। ये कहाँ तक से कहाँ तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 को भी 6 भागों में बांटा गया है, पहले 7 भागों में था लेकिन अब 6 भागों में है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है। तो पूछेंगे सर आपने तो पहले कहा था कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो नहीं, मौलिक अधिकारों में भी तब परिवर्तन किया जा सकता है जब सामाजिक दृष्टता आ जाए, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक बन रहा है, अगर उस रास्ते में कोई घर आ जाए तो उस घर को तोड़ना जरूरी हो जाएगा ना। अगर रेलवे ट्रैक बन रहा है या रोड बन रहा है तो थोड़ी ना अब रेलवे को थोड़ा सा घुमा के जाना पड़ेगा, ट्रेन घूमेगी, कितना घूमेगी, अब उसके लिए तोड़ना तो पड़ेगा ही ना। एक घर है तो भाई 10 घर होता तो सोचा जाता कि हाँ भाई, लेकिन एक घर है तो उसे तोड़ा जाएगा। तो बताइए, अब एक ही व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए कि मेरे मौलिक अधिकारों के साथ अवहेलना हो रहा है, तो ये कोर्ट क्या कह सकता है कि मौलिक अधिकारों सभी का अधिकार है, इसलिए नहीं तोड़ा जाएगा, तो फिर रेलवे ट्रैक को घुमा के ले जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, ठीक है, कि अब वो कानून के संरक्षण में है। अगर आप संपत्ति से रिलेटेड हैं तो आपको कानून के पास, मतलब कि पुलिस के पास जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 को देखते हैं, 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। शांतिपूर्वक सभा करने की अधिकार है, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। संघ या संस्था बनाने का अधिकार है, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, भारत में निवास करने का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है, ठीक है। जैसे कि देखिए, कुछ भी हम किसी से पूछ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते, जो हमारे अधिकार में है वही हम बोल सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है, जब आपकी बातें नहीं मानी जा रही है अकेला, तो आप 10 लोगों की सभा कर सकते हैं। उस सभा से आप संस्था बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं कि आप लोगों की, जैसे कि किसान संस्था है जो कि NGO है कि वो किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाती है या आंदोलन कर देती है, फिर एक संघ बनाती है, संस्था बना लेती है, ठीक है। फिर वो कहीं भी भ्रमण कर सकती है, फिर ठीक है, फिर आपको मन है तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। आपकी सरकार ने बात मान ली है तो आप कहीं भी निवास करिए, फिर आपको जो मन व्यवसाय खोल लीजिए, ये भी अधिकार है, ठीक है।
ठीक है। तो अब चलिए अब हम अनुच्छेद 20 को शुरू करते हैं। 20 को देखते हैं कि अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण आपको प्राप्त होगा। तो कैसा संरक्षण प्राप्त होगा देख लीजिए। अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को जबरन उसे क्या उसके साथ गलत काम नहीं किया जा सकता। जबरन कोई भी गलत काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए अनुच्छेद 20 का जो है अपराधों के संबंध में संरक्षण है। इसमें 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक है, कि अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको जानने का अधिकार है कि आपने कौन सा गलत काम किया है। दूसरा कि आपको वकील रखने का अधिकार है। तीसरा कि आपको वही सजा दी जाएगी। अगर मान लीजिए आपने 2010 में कोई गलत काम किया है, उस समय कुछ कानून और था, अब 2024 है या 25 है, 2024-25 में वीडियो बना रहा हूँ, तो 2025 में कोई और कानून बन गया, तो आज के कानून के हिसाब से आपको सजा नहीं मिलेगी। 2010 में जो कानून था कि 2010 में जो कानून था उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, यही 2 सीधी के अधिकार अपराधों के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के ए में क्या है, तो अनुच्छेद 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के ए में क्या है, तो शिक्षा का अधिकार है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, यह कहती है संसद कि राज्य जैसा समझे वो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार। गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार, व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना, वकील की सहायता और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना उसको बतानी पड़ेगी, वकील की सहायता उसको दी जाएगी और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये थोड़ा 20 और 22 में यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग लग रही है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, कोई गलती हुई है तो माफ़ कर देना। ठीक है, अब मैं अनुच्छेद 23 को बताता हूँ। मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव तस्करी और बेगार और बंधुआ मजदूर, यानी कि किसी से भी बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि जबरन उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा, यानी कि जबरन किसी व्यक्ति से मजबूरी या जबरन तरीके से काम नहीं करवाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है और उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की मनाही है, यानी कि जो व्यक्ति जबरन बच्चों से 14 वर्ष के नीचे के बच्चों से, छोटे बच्चों को काम करवाता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में या खानों में, कारखानों में काम करवाता है, तो उसके ऊपर केस ठोका जा सकता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, ये कौन था, ये पहला था, ये दूसरा था, यहाँ पे ये तीसरा भी बता दिया, ये तीसरा भाग था, मौलिक अधिकार का तीसरा भाग ये है। अब यहाँ पे चौथा शुरू हो रहा है। ठीक है, ये चौथा है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें चौथा भाग अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता में क्या है कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धर्म मानने, पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका पालन कर सकते हैं तथा उसके रीति रिवाजों के साथ जी सकते हैं। आप जो भी पर्व मनाते हैं उसे मना सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको मनाही नहीं है। जिस धर्म से संबंधित आपको गाना बजाना आता है वो बजा सकते हैं, किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। अगर आपको कोई रोकता है तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग धर्म की स्वतंत्रता से ही संबंधित अब अनुच्छेद 26 को देखते हैं। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों और संस्थाओं का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित कोई भी मजहब कोई भी मंदिर बना सकता है, उसके लिए वो धन भी इकट्ठा कर सकता है तथा उसके लिए लोगों को भी इकट्ठा कर सकता है, लोगों से काम भी करवा सकता है। इसके ऊपर कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म का प्रचार कर रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को कर देने के लिए नहीं जबरन कह सकता है कि मैं इस धर्म से हूं तो तुम भी दे दे, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। और सरकार भी ऐसे लोगों से कर नहीं ले सकती जो किसी धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा है, यानी कि कोई भी ऐसा पैसा जो धर्म के लिए, धर्म से संबंधित या कोई मंदिर मजहब बनाने के लिए है, वो पैसे से टैक्स नहीं ले सकती, वो उस पैसे पे टैक्स नहीं लगा सकती। इसके लिए क्या है कि वो जो भी मंदिर या मस्जिद बन रहा है तो उस जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये पहले बताना पड़ेगा, लीगल नोटिस देना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को पहले नोटिस देना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए इससे संबंधित एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन नोटिस दे देने के बाद एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। जैसे कि डीए में अगर वो एक्शन ले ले तो उसको दिखाना पड़ेगा नोटिस कि हाँ हमने नोटिस दिया था, तो डीएम कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 28 में क्या है, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की मनाही है। कोई भी सरकारी ऐसे स्कूल हैं जिसमें कोई भी सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती। सॉरी, थोड़ा सर्दी हो गई है। तो मैं क्या कर रहा था कि किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी विशेष धर्म से संबंधित उसे शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वो मंदिर मस्जिद के बारे में हो, जो भी पाठ्यक्रम है उसे ही पढ़ाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म से संबंधित या हतोत्साहित करने पर उस पर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 5वां शुरू हो रहा है, 5 नंबर है ये, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकारों को 4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, ये 5वां भाग है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 29 में है, किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, संस्कृति या लिपि को बचा सकता है, किसी भी भाषा को खत्म नहीं किया जाएगा या उसके किसी भी धार्मिक ग्रंथ को नष्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई होता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं कि अपने लिए कुछ भी संस्था खोल सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी टैक्स भी नहीं लगेगा, पहले जैसा ही है, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं लास्ट 6 नंबर। मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है, तो लास्ट 6 क्या है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने इन अधिकारों को मांगने डायरेक्ट जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, SC, ठीक है। किसके पास, CGI के पास, ठीक है, ठीक है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है हाई कोर्ट 226 के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखें। और हेवियस कॉर्पस मतलब कि संवैधानिक उपचार का अधिकार को भी 5 भागों में बांटा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है, आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा। जो लोग बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी करते हैं वो तो रट जाते हैं, आपको भी इतना रटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 1 से 50 तक तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर कोई भी आए तो मुझे टिक कर देना है, सोचना तक भी नहीं है कि ये किस अनुच्छेद में है। अगर इतना कर लेते हो ना तो उसके बाद आपको बाकी अनुच्छेद आपको दिमाग में थोड़े थोड़े फिट होने लगेंगे, उससे बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 1 से 50 तक, इसलिए आपको याद करना ही होगा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो हैवियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस, अवैध रूप से हिरासत के लिए व्यक्ति की रिहाई के लिए हैवियस कॉर्पस कब किया जाता है, कब लगा, ये
रीट कब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? ये जब अगर आपका कोई संबंधी है, अगर पुलिस उसे जबरन गिरफ्तार कर लेती है और उसको क्या करती है कि वो बताती नहीं है, तो इस उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाता है। तो हेवियस कॉर्पस के अंतर्गत क्या होता है? अवैध रूप से हिरासत के लिए व्यक्ति की रिहाई के लिए मैंडमस के तहत सरकारी अधिकारी की कर्तव्य को पालन करने का आदेश देने के लिए, ठीक है। प्रोहिबिशन कब लगाया जाता है? निचली अदालत को कार्यवाही रोकने हेतु, निचली अदालत को कार्यवाही रोकने हेतु क्या लगाया जाता है? तो मैंडमस लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी जिला का जो न्यायालय है, जिला है, तो वो क्या करेगा? अपने हाई कोर्ट को ये केस सौंप देगा। ये हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगा। ये लगाया जाता है बड़े अदालतों के द्वारा छोटे अदालतों पर, ठीक है। क्राइटेरियरी, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों का आदेश रद्द करने हेतु, अगर कोई हाई कोर्ट मान लो कि किसी मामले पर कोई सुनवाई कर चुका है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इस मामले को रद्द कर सकता है, इसका मान्य होगा। क्यों वेरेंटो, किसी पद पर अधिकार पूछने हेतु, अगर कोई मास्टर 5वीं क्लास तक पढ़ा सकता है, मतलब पढ़ाने का अधिकार है, अगर वो 8वीं क्लास में पढ़ाता है, अगर कोई मास्टर 5वीं क्लास तक ही पढ़ाने का अधिकार रखता है, अगर वो 8वीं क्लास में पढ़ाता है, तो कोई अगर स्टूडेंट अगर केस कर देता है, तो उससे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से 8वीं क्लास में पढ़ा रहे थे, जबकि आपको पढ़ाने का अधिकार 1 से 5 तक है, और उसे बताने के लिए आपको 10 पेज का सॉरी माफी मांगना पड़ेगा। सोचिए, एक जहाँ सॉरी को कुछ ही शब्दों में माफी मांगा जा सकता है, वहाँ 10 पेज में कोई कैसे माफी मांग सकता है? इतना हार्ड क्या करता है, पनिश करता है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अनुच्छेद 3, अब मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहूँगा।